गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे आवर्त बीजवी पादपों के अंदर जनन। आवर्त बीजवी पादपों में जनन पूरा विस्तार से 3-4 चैप्टर हैं इसके अंदर। वो सारे चैप्टर्स के अंदर हम करेंगे। ये चैप्टर जो है वो सेकंड ग्रेड के अंदर और लैब असिस्टेंट के अंदर दोनों के ही सिलेबस के अंदर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जहाँ से सीधे सीधे प्रश्न छपते हैं। तो पहला बात करते हैं, आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उनके अंदर अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण का मतलब दो अवस्थाएं होती है। एक होती है बीजाणुउद्भिद अवस्था, एक होती है युग्मकोद्भिद अवस्था। बीजाणुउद्भिद और युग्मकोद्भिद अवस्था। बीजाणुउद्भिद अवस्था जो होती है वो द्विगुणित होती है। किस प्रकार की होती है? द्विगुणित। बीजाणुउद्भिद अवस्था जो होती है वो द्विगुणित होती है तथा युग्मकोद्भिद अवस्था जो है वो अगुणित होती है। बीजाणुउद्भिद अवस्था के अंदर जो बीजाणुउद्भिद अवस्था होती है उसमें मूल, पत्ती और स्तंभ जो है वो उसमें विभेदित होती है और ये प्रमुख पीढ़ी होती है। आवर्त बीजों की प्रमुख पीढ़ी कौन सी होती है? बीजाणुउद्भिद पीढ़ी। तथा जो युग्मकोद्भिद होती है वो अगुणित होती है और ये अल्पजीवी और अत्यंत हाशित होती है तथा द्विगुणित पीढ़ी पर ही विकसित होती है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ये जो है वो बीजाणुउद्भिद पर ही निर्भर होती है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। फिर आवर्त बीजी पादपों के अंदर दो प्रकार का जनन होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। सबसे पहले बात करें अलैंगिक जनन के बारे में, तो अलैंगिक जनन जो है इसमें जनन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि दो अलैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं तथा अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेता है। अलैंगिक जनन में युग्मक संलयन जो है वो नहीं होता है और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो लैंगिक जनन की प्रमुख विशेषता क्या है? अर्धसूत्री विभाजन का होना और युग्मक संलयन का होना, लेकिन अलैंगिक जनन में ये दोनों ही घटनाएं नहीं होती हैं। अलैंगिक जनन जो होता है उसको असंग जनन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो पौधे प्राप्त होते हैं वो आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं। अलैंगिक जनन से प्राप्त पौधे जनक के क्या होते हैं? समान होते हैं। अब अलैंगिक जनन जो है उसमें अनिषेक बीजता यानी बिना निषेचन के क्या उत्पन्न होते हैं? बीज उत्पन्न होते हैं। बिना निषेचन के बीज उत्पन्न होते हैं। बीजों द्वारा होता है बीज जो है वो बिना निषेचन के उत्पन्न होते हैं। तथा कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है पौधे के किसी कायिक भाग के द्वारा, पौधे के किसी कायिक भाग के द्वारा बीज के अलावा किसी अन्य भाग से क्या होता है? नया पौधा तैयार होता है। उसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। अब तने के द्वारा कौन कौन से भाग है? तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन, जैसे कि तने के कई प्रकार होते हैं। कंद, कंद जो है वो अदरक के अंदर होता है। सॉरी, प्रकंद अदरक के अंदर होता है। कंद जो होता है वो आलू के अंदर होता है। तने का एक भाग है, तने का एक रूपांतरित रूप है शल्क कंद। शल्क कंद जो है वो लहसुन के अंदर होता है। घन कंद ये अरबी के अंदर पाया जाता है। भूस्तरी जो होती है, भूस्तरी वो दूब घास के अंदर उपस्थित होती है। अंतर भूस्तरी जो है वो पुदीना के अंदर उपस्थित होती है और भूस्तरी जो होती है वो स्ट्रॉबेरी के अंदर उपस्थित होती है। तो ये सब तने के रूपांतरित भाग है, तने के रूपांतरित भाग हैं, जिसमें प्रकंद में अदरक हो गया, कंद में आलू हो गया, शल्क कंद में लहसुन हो गया, घन कंद के अंदर अरबी हो गई और ऊपरी भूस्तरी के अंदर दूब घास हो गई, अंतर भूस्तरी के अंदर पुदीना हो गया, भूस्तरी के अंदर स्ट्रॉबेरी हो गई। इसी तरह से जड़ों के द्वारा कंदील मूल जड़ों के द्वारा भी नए पौधे तैयार होते हैं, जैसे कि शकरकंद के अंदर, शकरकंद, एस्पेरेगस, डहेलिया इनके अंदर। अब बात करते हैं पत्तियों के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है। पत्थर चट्टा के अंदर, पत्थर चट्टा के अंदर क्या होता है? कायिक प्रवर्धन पत्ती के द्वारा होता है। उसके बाद में जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन कुछ जैसे कि अगेव और अगेव के अंदर क्या होता है? बुलबिल्स पाई जाती हैं। इन बुलबिल्स के माध्यम से क्या होता है? जनन होता है। ये भूमि पर गिरने के बाद नवपादों के अंदर क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। बुलबिल्स पत्रकलिकाएं पाई जाती हैं। अब कृत्रिम तरीके से कायिक प्रवर्धन कैसे होता है? कृत्रिम तरीके से कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि स्तंभ कर्तन गन्ने के अंदर और गुलाब के अंदर स्तंभ कर्तन, यानी कि स्तंभ को काटकर जमीन के अंदर रोप दिया जाता है। स्तंभ को काटकर जमीन के अंदर रोप दिया जाता है, इसको बोलते हैं स्तंभ कर्तन। मूल कर्तन, इसमें मूल पौधे के किसी भाग, मूल को काटकर किसी जगह पे लगा दिया जाता है। दाब लगाना, दाब लगाने का मतलब होता है कि स्तंभ या शाखा को मुख्य पादप से अलग किए बिना उसमें अपस्थानिक जड़ों का निर्माण को प्रेरित किया जाता है। किसी पौधे की शाखा को मेन प्लांट से अलग किए बिना ही उस वहाँ पे क्या की जाती है? अपस्थानिक जड़ें के निर्माण को प्रेरित किया जाता है, इसको बोला जाता है दाब लगाना। फिर रोपण, रोपण में क्या होता है? रोपण के अंदर दो अलग अलग पौधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वे संयुक्त होकर नए पौधे में के रूप में वृद्धि करते हैं। दो अलग अलग पौधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वे संयुक्त होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। और अच्छी किस्म के पौधे उस हिस्से को रोपण किया जाता है, कलम कहलाता है। अच्छी किस्म का पौधा जिसको ऊपर लगाया गया उसको बोलते हैं कलम, और दूसरा जो निम्न गुण वाला पौधा है, स्थानीय पादप जिस पर कलम लगाई गई है, उस पौधे को क्या कहा जाता है? स्कंद कहा जाता है। और इन दोनों को जोड़ने के बाद दोनों की जो कैम्बियम होती है वो आपस में संपर्क में रहती है और कुछ समय बाद दोनों की कैम्बियम आपस में जुड़ जाती है ताकि जल और भोजन का प्रवाह आसानी से हो सके। उसके बाद बात करते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन आवर्त बीजी पादपों के अंदर पुष्पों के माध्यम से होता है। पुष्प जो है वो रूपांतरित प्ररोह होता है। पुष्प क्या होता है? रूपांतरित प्ररोह होता है। किसका रूपांतरित भाग है? प्ररोह का रूपांतरित भाग होता है पुष्प। पुष्प जो है जिस वृंत पर लगा रहता है उसे पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्प में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। चारों भाग जो है उपस्थित है तो पूर्ण पुष्प कहलाता है, और 4 में से कोई एक भाग अनुपस्थित हो, 3 भाग हो तो उसे अपूर्ण पुष्प कहते हैं। जैसे कि सरसों और मटर ये दोनों उभयलिंगी पुष्प हैं, जिसमें स्त्री के पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं, जबकि लौकी और पपीता जो होते हैं वो एकलिंगी पुष्प होते हैं। केवल स्त्री पुष्प अलग पौधे पर, नर पुष्प जो है अलग पुष्प होते हैं। दोनों पुष्प अलग अलग होते हैं, नर और मादा पुष्प। बाह्य दलपुंज सबसे बाहर, दलपुंज अंदर की साइड, पुमंग नर भाग, पुमंग के अंदर परागकोश होते हैं, तंतु होती हैं और योजी होती हैं। ये 3 भाग मिलकर पुमंग का निर्माण करते हैं। तथा जायांग को क्या कहा जाता है? स्त्री केशर कहा जाता है। जायांग को स्त्री केशर कहा जाता है। इस जायांग के अंदर क्या होते हैं? अंडक होते हैं। जायांग के अंदर एक से अधिक अंडक होते हैं और अंडक के अंदर अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र अंडक के अंदर होते हैं। बाह्य दल और दलपुंज होते हैं बंदे होते हैं, वो पुष्प में सहायक चक्र के रूप में होते हैं, जबकि पुमंग और जायांग जनन में प्रत्यक्ष रूप में होते हैं। आवश्यक जननशील चक्र कहते हैं इनको। पुमंग और जायांग को क्या बोलते हैं? आवश्यक अंग बोलते हैं, जनन अंग बोला जाता है। तो पहला सवाल है आवर्त बीजी पादपों में जो पादप शरीर है वो कैसा होता है? द्विगुणित बीजाणुउद्भिद होता है। मुख्य पादप शरीर द्विगुणित बीजाणुउद्भिद होता है। वैसे पीढ़ी एकांतरण भी पाया जाता है। फिर बात करें कायिक जनन के लिए उपयोग में आने वाले पौधे का कौन सा कायिक जनन में उपयोग में आता है? प्रवर्धन। कंद के द्वारा कायिक प्रवर्धन, कंद के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? आलू के अंदर, कंद के द्वारा आलू के अंदर। और पुष्प क्या है? एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प क्या है? एक रूपांतरित प्ररोह है। सेकंड चैप्टर बात करते हैं नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास। तो पुष्प आपको पता है, पुष्प जो है वो क्या है? पुष्प जो है वो एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प क्या है? एक रूपांतरित प्ररोह है, प्ररोह का भाग है। अब आवर्त बीजी पादपों में नर जननांग जो है वो पुंकेसर होता है, और इस पुंकेसर को क्या बोला जाता है? लघु, जिस पर पुंकेसर उपस्थित होता है लघु बीजाणुपर्ण कहा जाता है। लघु बीजाणुपर्ण भी कहते हैं। और इस पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, पूतंतु, परागकोश और योजी। पूतंतु, परागकोश और योजी। प्रारूपिक दृष्टि से प्रत्येक परागकोश के अंदर 2 पालियां होती है। हर एक परागकोश के अंदर, एक परागकोश के अंदर कितनी पालियां होती है? 2 पालियां होती हैं। तथा प्रत्येक पाली जो होती है वो 2 कोष्ठों में विभेदित होती है, जिन्हें परागकोश या परागकोश कहते हैं, अर्थात लघु बीजाणुधनी भी कहा जाता है। यानी कि एक परागकोश में 2 पाली, एक परागकोश में 2 कोष होते हैं और प्रत्येक कोष में 2 पाली होती है, तो टोटल 4 पालियां होती है। 4 पालियां होती हैं, 4 लघु बीजाणुधानियां उसके अंदर बनती है। प्रत्येक द्विपालित परागकोश जो है वो 4 लघु बीजाणु से युक्त होता है। एक पाली के अंदर एक लघु बीजाणु बनती है, एक लघु बीजाणु बनता है, तो टोटल 4 पालियों के अंदर 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। मालवेशी कुल के परागकोश में एक पालित
परागकोश होते हैं वो एक पालित होते हैं और केवल 2 लघु बीजाणु लघु बीजाणु धानियां बनती है। तो आवर्तबीजी प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ये आवर्तबीजी प्लांट के अंदर क्या होता है, कितने 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं, 2 पालियां और 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है। जबकि मालवेशी के अंदर केवल और केवल 1 पाली होती है और 2 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। और इन लघु बीजाणु धानियों के अंदर क्या होता है, लघु बीजाणु या परागकण होते हैं। फिर इन लघु बीजाणु धानियों के अंदर क्या होती है, अधस्तर कोशिका होती है, हाइपोडर्मल सेल होती है। हाइपोडर्मल सेल जो होती हैं वो आकार में बड़ी हो जाती है और बड़ी होकर प्रपशु कोशिकाएं और की स्पोरियल सेल बनाती है। प्रपशु कोशिकाओं का निर्माण करती है जो परागकणों के परिवर्धन, परागकोश का परिवर्धन जो है वो शुभ बीजाणु धान्य प्रकार का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, परागकोश का परिवर्धन जो है वो शुभ बीजाणु धान्य प्रकार का होता है। यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। परागकोश का परिवर्धन किस प्रकार का होता है, शुभ बीजाणु धान्य यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। अब ये जो प्रपशु कोशिका जो बनी थी, प्रपशु कोशिका, उसके अंदर एक परिणत विभाजन होता है और एक परिणत विभाजन होने से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है, दूसरी होती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्रपशु कोशिका में परिणत विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका जो होती है वो परागकोश की भित्ति का निर्माण करती है, और जबकि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो है वो सीधे लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। सूत्री विभाजन दौरान एक लघु बीजाणुजन कोशिका बनती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है, लघु बीजाणुजन कोशिका बनती है और बाद में लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। अब हर एक यहाँ पे 2 भाग होते हैं, परागकोश की भित्ति होती है और दूसरी बीजाणुजन कोशिका होती है। परागकोश की जो भित्ति होती है, परागकोश भित्ति, वो परागकोश की 4 प्रकार की भित्ति होती है। परागकोश के अंदर 4 प्रकार की भित्तियां होती है, 4 स्तर होते हैं। जो परिधि से केंद्र की ओर बात करें तो सबसे बाहर बाह्य त्वचा, फिर अंदर की तरफ एंडोथीशियम, फिर मध्य मिडल लेयर और फिर होता है टेपिटम, पोस्ट टेपिटम। बाह्य त्वचा जो होती है परागकणों की क्या करती है, सुरक्षा करती है, परागकणों की सुरक्षा करती है। एंडोथीशियम जो है वो उस एंडोथीशियम के अंदर क्या पाया जाता है, अल्फा सेलुलोज पाया जाता है, अल्फा सेलुलोज पाया जाता है जो कि परागकणों के स्फुटन में क्या करता है, मदद करता है। कौन सी परत, परागकणों की कौन सी परत जो है वो परागकणों के स्फुटन में मदद करती है, एंडोथीशियम, जिसमें क्या पाया जाता है, अल्फा सेलुलोज पाया जाता है। फिर मिडल लेयर, और मिडल लेयर के अंदर किधर होती है, पोस्टुकिया टेपिटम। टेपिटम यह परागकोश भित्ति की सबसे आंतरिक और विशिष्ट परत होती है। परागकोश भित्ति की सबसे आंतरिक और विशिष्ट परत होती है। टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं उन टेपिटम की कोशिकाओं का जीवद्रव्य जो होता है वो सघन होता है, केंद्रक स्पष्ट होता है और परिपक्व अवस्था में बहुकेंद्रिक और बहुगुणित हो जाती है। ये परिपक्व अवस्था में क्या हो जाती है, बहुकेंद्रिक और बहुगुणित हो जाती है। टेपिटम बहुकेंद्रिक और बहुगुणित हो जाती है। आवर्तबीजी पादपों में टेपिटम 2 प्रकार की होती है। आवर्तबीजी पादपों में 2 प्रकार की टेपिटम पाई जाती है। तो याद रखना, टेपिटम की कोशिकाओं का जीवद्रव्य सघन होता है, केंद्रक स्पष्ट होता है, टेपिटम की कोशिकाएं परिपक्व अवस्था में बहुकेंद्रिक और बहुगुणित हो जाती है। जबकि आवर्तबीजी पादपों में 2 प्रकार की टेपिटम पाई जाती है, एक अमीबी टेपिटम और दूसरी होती है स्त्रवी या ग्रंथिल टेपिटम। ज्यादा मात्रा में जो टेपिटम पाई जाती है वो ग्रंथिल टेपिटम होती है, स्त्रवी और ग्रंथिल टेपिटम, और दूसरी होती है अमीबी टेपिटम। स्त्रवी या ग्रंथिल टेपिटम सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं वो टेपिटम की कोशिकाएं क्या बनाती है, प्रोयूबियस बॉडी बनाती है। टेपिटम की कोशिका जो है वो प्रोयूबियस बॉडी बनाती है और ये प्रोयूबियस बॉडी जो है वो स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ के जमने से यूबिस बॉडी के अंदर परिवर्तित हो जाती है। ये प्रोयूबिस बॉडी जो है वो टेपिटम से बनती है और प्रोयूबिस बॉडी जो है वो स्पोरोपोलिन के जमा होने के कारण यूबिस बॉडी के अंदर बदल जाती है। और ये जो यूबिस बॉडी है वो परागकणों की बाह्य चोल का निर्माण करती है। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में स्त्रवी प्रकार की टेपिटम पाई जाती है। टेपिटम जो है वो परागकणों को पोषण देने का काम करती है। टेपिटम क्या करती है, परागकणों को पोषण देने का कार्य करती है। टेपिटम का जो होश है अगर परागकणों के विकास से पूर्व ही हो जाता है, टेपिटम का नुकसान, टेपिटम नष्ट हो जाती है परागकणों के विकास से पूर्व, तो जो परागकण बनते हैं वो बंदे होते हैं, उनकी वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। फिर दूसरी होती है बीजाणुजन कोशिका। पहली कौन सी कोशिका है, बाह्य कोशिका थी जो परागकोश की भित्ति वाली कोशिका थी। अब दूसरी है बीजाणुजन कोशिका। ये बीजाणुजन कोशिका जो है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है। और इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजाणुजन कोशिकाएं जो होती हैं वो लघु बीजाणु कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, लघु बीजाणु कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो होती हैं वो 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। उसके बाद बात करें लघु बीजाणु जनन के बारे में। लघु बीजाणु जनन का मतलब होता है परागकोश की लघु बीजाणु धानी में उपस्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन का मतलब होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और ये लघु बीजाणु कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। प्रत्येक क्षत्रिय लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है जो चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो प्रत्येक क्षत्रिय जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है वो अगुणित अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। और ये 4 लघु बीजाणु जो है वो चतुष्क रूप में पाए जाते हैं। तो ये चतुष्क जो है उसकी आकृति के हिसाब से ये चतुष्फलकीय रूप में 4 लघु बीजाणु हो सकते हैं। चतुष्फलकीय का मतलब 3 लघु बीजाणु आगे से दिखते हैं, बाकी एक चौथा लघु बीजाणु तीनों के पीछे की तरफ होते हैं, दिखता नहीं। अधिकांश पादपों के अंदर लघु बीजाणु चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। दूसरा होता है समद्विपार्श्विक। इसमें चतुष्क के चारों लघु बीजाणु एक ही तल पर दिखाई देते हैं। समद्विपार्श्विक में चारों लघु बीजाणु एक ही तल पर दिखाई देते हैं। ये होता है समद्विपार्श्विक बी वाला, जिसमें चारों लघु बीजाणु जो है एक ही तल में दिखाई देते हैं। तीसरा होता है क्रॉसित। इसमें ये दोनों 90 डिग्री एंगल पे होते हैं और ये नीचे वाले भी दोनों साइड से 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। फिर टी शेप, ये जो है उसमें टी शेप है। फिर ये रेखिक, ये सारे जो है वो क्या है, रेखिक प्रकार का चतुष्क पाया जाता है। सबसे ज़्यादा द्विबीजपत्री पादपों में कौन सा चतुष्फलकीय प्रकार का चतुष्क पाया जाता है, लघु बीजाणु का चतुष्क पाया जाता है। जबकि एक बीजपत्री प्लांट के अंदर क्या पाया जाता है, समद्विपार्श्विक, जिसमें चारों लघु बीजाणु एक ही तल में दिखाई देते हैं। ये समद्विपार्श्विक वाला, ये वाला जो है वो इनके अंदर पाया जाता है एक बीजपत्री पादपों में। लघु बीजाणु के मध्य कैलोज द्वारा निर्मित भित्ति होती है। लघु बीजाणु के बीच में कैलोज द्वारा निर्मित भित्ति होती है जिससे कैलेज एंजाइम द्वारा विघटित होने से लघु बीजाणु चतुष्क में मुक्त हो जाते हैं और परागकणों का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु जो है उनके बीच में कैलोज नामक पदार्थ से बनी भित्ति होती है और इसको तोड़ने के लिए कैलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो इसको तोड़ता है और लघु बीजाणु को मुक्त करता है। कुछ पादप जो होते हैं परस्पर मिलकर एक विशेष संरचना परागपिंड या पोलिनियम का निर्माण करते हैं। ऑर्किड्स के अंदर और ऑर्किड्स में क्या होता है, पोलिनियम का निर्माण होता है, परागपिंड बनते हैं। कुछ परागकण मिलकर विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। जबकि ड्रोसेरा और जो टाइफा है उसमें परागकण संयुक्त परागकण का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, संयुक्त परागकण का निर्माण करते हैं। यदि चतुष्क की 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित हो इस अवस्था को बहुबीजाणुता कहते हैं। बहुबीजाणुता मतलब 4 से ज़्यादा लघु बीजाणु कोशिका उपस्थित होती है। परागकोश का स्फुटन कैसे होता है, परागकोश की भित्ति फटने की प्रक्रिया परागकोश स्फुटन कहलाती है। एंडोथीशियम की जो कोशिकाएं होती हैं उनके माध्यम से परागकोश फटते हैं और उनसे परागकण मुक्त होते हैं।
फिर बात करते हैं नरयुग्मकोद्भिद। नरयुग्मकोद्भिद अंकुरित परागकण को क्या बोलते हैं? नरयुग्मकोद्भिद कहते हैं। लघु बीजाणु या परागकण नरयुग्मकोद्भिद की प्रथम पीढ़ी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। लघु बीजाणु जो है या परागकण जो है वो नरयुग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम पीढ़ी होती है। लघु बीजाणु जो होते हैं वो युग्मक जनन की प्रक्रिया के दौरान नर युग्मक का निर्माण करते हैं। युग्मक जनन होता है और नरयुग्मकोद्भिद जो है वो युग्मक का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में केंद्रक विभाजित होकर छोटी कोशिकाओं में और बड़ी कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। जब युग्मक जनन होता है तो उस दौरान जो है वो केंद्रक विभाजित हो जाता है और छोटी कोशिका जो है वो जनन कोशिका कहलाती है और बड़ी कोशिका जो है वो कायिक कोशिकाएं कहलाती है, इनका निर्माण करती हैं। तथा जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन से दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। परागकण की संरचना। परागकण जो होते हैं वो एक कोशिक होते हैं, एक केंद्रक होते हैं और अगुणित होते हैं। एक कोशिकी अकेंद्रक और अगुणित होते हैं। एक कोशिक एक केंद्रक और अगुणित होते हैं। बाह्य भित्ति को बाह्य चोल तथा आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहा जाता है। बाह्य चोल एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलिन द्वारा निर्मित होता है, जिसका जैविक अपघटन अभी तक नहीं किया जा सका है। स्पोरोपोलिन जो है एक रासायनिक पदार्थ है जो कि भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होता है। ये परागकण की प्रतिरोधी बनाता है। ये परागकण को प्रतिरोधी बनाता है। बाह्य चोल के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहा जाता है। जिन्हें जनन छिद्र कहा जाता है। अंतःचोल जो है वो सेलुलोज पैक्टिन से निर्मित होता है। सेलुलोज पैक्टिन से निर्मित होता है। कीट परागित होने वाले पुष्पों कीट परागित पुष्पों पर परागकणों की सतह पर क्या पाया जाता है? तेलीय परत बन जाती है, जिसे पोलन कीट कहा जाता है। पोलन कीट जो कीट परागित होते हैं उनके अंदर पोलन कीट का निर्माण होता है। पोलन कीट का जो निर्माण है आवश्यक जो पदार्थ है वो टेपिडम की कोशिकाओं के द्वारा संश्लेषित होते हैं। पोलन कीट के निर्माण के दौरान जो पदार्थ आवश्यक होते हैं उनके निर्माण के लिए टेपिडम की कोशिकाएं काम में आती हैं। अभी कीटों को आकर्षित करने के लिए हो सकता है। ये चिपचिपा स्वभाव या कीटों को मारने या चिपकाने में सहायता कर सकता है। पराबैंगनी कीड़ों से क्या करता है? रक्षा करता है। लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जो होते हैं नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या होती है? लघु बीजाणु होता है। परागण से पूर्व लघु बीजाणु जो होते हैं उनका केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक बड़ी कायिक केंद्रक तथा एक छोटे जनन केंद्रक में का निर्माण करता है। दोनों केंद्रकों के मध्य एक भित्ति के निर्माण से एक बड़ी कायिक कोशिका और एक छोटी जनन कोशिका का निर्माण होता है। और इस द्विकोशिकीय अवस्था के अंदर अधिकांश जो पादप होते हैं उनके अंदर परागण क्रिया संपन्न हो जाती है। परागण से पूर्व लघु बीजाणु जो है वो उसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, एक कायिक कोशिका और दूसरी जनन कोशिका। कायिक कोशिका जो है बड़ी होती है, जनन कोशिका जो है वो छोटी होती है। कायिक कोशिका और जनन कोशिका दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जनन कोशिका ये परागण से पूर्व ये जो है वो द्विकोशिका अवस्था के अंदर अधिकांश पादपों के अंदर परागण क्रिया संपन्न हो जाती है। फिर जो जनन कोशिका है वो विभाजित होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करती है और कुछ 40% प्लांट्स के अंदर जो है वो तीन कोशिकीय अवस्था के अंदर परागण होता है। फिर कायिक कोशिका की बात की जाए, कायिक कोशिका के अंदर आरएनए और प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। आरएनए और प्रोटीन की क्या होती है? भरपूर मात्रा होती है। रसदानियां जो है वो विलुप्त होती हैं। कायिक कोशिका के द्वारा अंकुरण के समय पराग नली का निर्माण किया जाता है। इस स्थिति की सुनिश्चित नहीं की जा सकती है और कुछ समय पश्चात कायिक कोशिका नष्ट हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कायिक कोशिका के अंदर आरएनए और प्रोटीन की क्या होती है? पर्याप्त मात्रा होती है और इनके अंदर रसदानियां नहीं पाई जाती हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कायिक कोशिका के द्वारा अंकुरण के समय पराग नली का निर्माण होता है। पराग नली का निर्माण जो है वो कायिक कोशिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जनन कोशिकाएं। जनन कोशिकाएं जो होती हैं इन दोनों कोशिकाओं में कायिक और जनन कोशिकाओं में केंद्रकों में डीएनए की मात्रा तो समान लेकिन आरएनए की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। दोनों कोशिकाओं के अंदर जनन कोशिका हो या कायिक कोशिका हो, दोनों कोशिकाओं के अंदर डीएनए सेम मात्रा में होता है और डीएनए की मात्रा तो सेम होती है, लेकिन आरएनए की जो मात्रा है वो अलग अलग होती है। जो कायिक कोशिका है उसमें आरएनए की मात्रा अधिक होती है तथा आरएनए की मात्रा अधिक होती है तथा जनन कोशिका में आरएनए की मात्रा क्या होती है? कम होती है। नर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया। नर युग्मकों का निर्माण जनन कोशिका से होता है। नर युग्मकों का निर्माण किससे होता है? जनन कोशिका से होता है। कुछ पादपों में जनन कोशिका का सूत्री विभाजन परागकण के तुरंत पश्चात अंकुरण से पूर्व परागकण में ही हो जाता है। नर युग्मक का निर्माण है वो जनन कोशिका से होता है। कुछ पादपों में क्या होता है? जनन कोशिका का सूत्री विभाजन परागकण के तुरंत पश्चात अंकुरण से पूर्व परागकण में ही हो जाता है, जैसे कुल्फा और बंदर के अंदर। लेकिन अधिकांश पादपों के अंदर ये परागण के बाद जब पराग नली में पहुंचता है नर युग्मक उस टाइम ये क्रिया संपन्न होती है। फिर अंडा और गुरु बीजाणु के बारे में बात करें तो आवृतबीजी पादपों में मादा जननांग को जायन कहते हैं। इनके अंदर एक से अधिक अंडक हो सकते हैं। अंडक बीज धारण करने वाली रूपांतरित पर्व होते हैं जिन्हें गुरु पर्ण कहते हैं। जो अंडक होते हैं वो बीजांड को धारण करने वाली रूपांतरित पर्ण होती है, इनको गुरु बीजाणुधानियां भी कहते हैं। अंडक को गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। अंडक एक खास कोशिका संरचना होती है जिसके अंदर तीन भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। फिर बात करते हैं बीजांड के बारे में। बीजांड जो है वो क्या होता है? बीजांड से बीज बनता है, फल के अंदर होता है, फल के अंदर होता है। बीजांड को गुरु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। बीजांड को क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणुधानी। प्रत्येक बीजांड एक वृंतनुमा संरचना से जुड़ा रहता है जिसे बीजांड वृंत कहा जाता है। बीजांडाशन से जुड़ा रहता है जिसे क्या कहा जाता है? बीजांड वृंत कहा जाता है। बीजांड वृंत जो है बीजांड के जिस स्थल पर जुड़ा होता है उसे नाभिका कहते हैं। बीजांड वृंत जो है बीजांड के जिस स्थल पर जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है? नाभिका कहा जाता है। कभी कभी बीजांड वृंत जो है के जुड़ने के स्थान पर उभानुमा संरचना पाई जाती है जिसे रेफी बोलते हैं। बीजांड वृंत के जुड़ने के स्थान पर क्या पाई जाती है? रेफी पाई जाती है। उसके बाद में बात करें वर्तिका के बारे में तो परागण के समय परागणों को क्या करती है? ग्रहण करती है। परागण के समय परागणों को ग्रहण करती है। एक प्रारूपिक बीजांड के अंदर जिसका मुख्य भाग जो है वो क्या होता है? पैरेन्काइमी सेल्स का बना होता है। पैरेन्काइमी सेल से निर्मित होता है जिसे बीजांड काय कहा जाता है तथा एक आवरण से घिरा रहता है जिसे अध्यावरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? अध्यावरण बीजांड काय को पूर्ण रूप से नहीं ढकते हैं। अध्यावरण जो होते हैं वो बीजांड काय को पूर्ण रूप से नहीं ढकते हैं। तो दूसरा सिरा है बीजांड द्वार। क्या है? बीजांड द्वार। बीजांड काय का आधारी भाग निभाग कहलाता है। बीजांड काय का आधारी भाग क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। निभाग में अध्यावरण की उत्पत्ति होती है। निभाग में अध्यावरणों की क्या उत्पत्ति होती है? बीजांड में बीजांड द्वार के समीप मादा युग्मकोद्भिद के रूप में भ्रूणकोश पाया जाता है। बीजांड द्वार के समीप मादा युग्मकोद्भिद के रूप में भ्रूणकोश पाया जाता है। भ्रूणकोश में बीजांड छोर की तीन तरफ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। भ्रूणकोश में बीजांड द्वार छोर की तरफ तीन कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे अंड समुच्चय कहते हैं। इस अंड समुच्चय में तीन कोशिकाएं होती है, एक अंड कोशिका और दो सहायक कोशिकाएं होती हैं। एक अंड कोशिका होती है और दो पार्श्व सहायक कोशिकाएं इसके अंदर आती हैं। प्रतिमुखी या प्रतिवेशांत कोशिका कहलाती है, एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं। भ्रूणकोश के मध्य में केंद्रीय कोशिका होती है जिसमें दो अगुणित केंद्रक होते हैं और ये दो अगुणित केंद्रक निचेसन से ठीक पूर्व संयुक्त होकर क्या बना देते हैं? द्वितीय केंद्रक का निर्माण कर देते हैं। बीजांड के प्रकार। बीजांड और निभाग की पारस्परिक स्थिति के आधार पर ऋजु बीजांड जो है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। पॉलीगोनियम अधिकांश जिम्नोस्पर्म के अंदर ये बीजांड पाया जाता है। पॉलीगोनेसी और अधिकांश जिम्नोस्पर्म के अंदर ये ऋजु बीजांड पाए जाते हैं जिसमें बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत एक स्थिति में नहीं होते हैं।
प्रतीप बीजांड, प्रतीप जो होता है वो बीजांड अनावर्तिक जिम्नोस्पर्म के अंदर 82% प्लांट में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। 82% प्लांट के अंदर इसमें बीजांड 180 डिग्री घूम जाता है। बीजांड जो है 180 डिग्री घूम जाता है, जिसमें बीजांड के द्वारा हाइलम के समीप आ जाता है और बीजांड द्वारा और निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं, 180 डिग्री घूम जाता है। वक्र बीजांड की बात करें, वक्र बीजांड तो निभाग एक सीधी रेखा में होकर वक्रता के कारण निभाग बीजांड वृंद से समकोण पर होते हैं क्रूसिफेरी के अंदर। अनुप्रस्थ बीजांड घोड़े की नाल के समान आकार का बीजांड बन जाता है। अर्ध प्रतीप बीजांड जो है, अर्ध प्रतीप बीजांड, अर्ध प्रतीप जो बीजांड है, जब बीजांड में बीजांड द्वारा निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं तथा बीजांड वृंद समकोण पर हो, बीजांड बीजांड पर सीधी रेखा में होते हैं तथा बीजांड वृंद समकोण पर हो, रेनन कोलेशी के अंदर क्या पाया जाता है, अर्ध प्रतीप बीजांड पाया जाता है। फिर कुंडलिक बीजांड, कुंडलिक बीजांड में 360 डिग्री एंगल पर जो है वो बीजांड घुमा हुआ होता है, कैक्टस के अंदर कुछ प्लांट्स होते हैं। अब बात करते हैं गुरु बीजाणु जनन के बारे में। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के अंदर परिणत विभाजन होता है, जिससे बाहर की तरफ परिणत विभाजन होने से बाहर की तरफ प्राथमिक भित्ति कोशिका तथा अंदर की तरफ प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का निर्माण होता है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो है वो विभाजित नहीं होती है और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है, जो कि रैखिक क्रम में विन्यासित होते हैं। एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है और वो रैखिक क्रम में क्या होते हैं, विन्यासित होते हैं। जो रैखिक गुरु बीजाणु चतुष्क हैं उसमें से केवल एक जो निभाग वाली सिरे की ओर होता है वो गुरु बीजाणु सक्रिय होता है, बाकी सभी जो गुरु बीजाणु होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। जो एक जो निभाग वाले भाग की ओर जो गुरु बीजाणु होता है वो सक्रिय होता है तथा मादा युग्म को उद्भिद का निर्माण करता है। शेष 3 गुरु बीजाणु जो होते हैं वो अपहासित हो जाते हैं तथा सक्रिय गुरु बीजाणु द्वारा इनका उपयोग पोषण में कर लिया जाता है। सक्रिय गुरु बीजाणु उन गुरु बीजाणुओं को पोषण के रूप में उनका उपयोग कर लेता है। सामान्य चतुष्क का सबसे नीचे वाला अर्थात निभागीय गुरु बीजाणु जो है वो क्रियाशील रहता है। सक्रिय गुरु बीजाणु वृद्धि और परिवर्तन द्वारा भ्रूणकोश का निर्माण अर्थात मादा युग्म कोद्भिद का निर्माण करता है। मादा युग्म कोद्भिद कौन होता है, भ्रूणकोश। सक्रिय अब है मादा युग्म कोद्भिद या भ्रूणकोश का निर्माण। सक्रिय अगुणित गुरु बीजाणु जो होता है, सक्रिय अगुणित गुरु बीजाणु वो मादा युग्म कोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, जिसे भ्रूणकोश मात्र कोशिका के नाम से जाना जाता है। सक्रिय अगुणित गुरु बीजाणु जो होता है वो मादा युग्म कोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, जिसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहा जाता है। इस गुरु बीजाणु के केंद्रक में 3 बार मुक्त केंद्र की सूत्री विभाजन होता है। गुरु बीजाणु के केंद्रक के अंदर क्या होता है, 3 बार मुक्त केंद्र की सूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस गुरु बीजाणु के अंदर 8 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। कितने, 8 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है तथा ये जो केंद्रक होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। ये विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। निभाग और बीजांड द्वारा सिरे की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। 3 ऊपर की तरफ चले जाते हैं, 3 नीचे की तरफ चले जाते हैं तथा 2 जो केंद्रक है वो बीच में रह जाते हैं। तो जो बीजांड द्वारी सिरे पर जो 3 केंद्रक जाते हैं वो अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं, अंड उपकरण का निर्माण करते हैं। इस अंड समुच्चय के अंदर 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। इस अंड समुच्चय के अंदर 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं और एक अंड कोशिका होती है। 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका इसके अंदर उपस्थित होते हैं। इसी तरह से निभाग वाले सिरे की तरफ 3 जो केंद्रक होते हैं वो आपस में जुड़कर 3 कोशिकाएं बनाते हैं, जिन्हें प्रतिव्यासांता या प्रतिमुखी या एंटीपोडल सेल कहा जाता है। एंटीपोडल सेल जो कि निभाग वाले सिरे की तरफ होती है तथा 2 जो गुरु बीजाणु होते हैं, सॉरी 2 जो केंद्रक होते हैं वो बीच में होते हैं और वो दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवीय केंद्रक जो है वो मिलकर एक द्विगुणित कोशिका या द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश का परिवर्तन इसी प्रकार का होता है और इसे एक बीजाणुवीय पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अधिकांश आवर्तबीजी पादपों के अंदर भ्रूणकोश का परिवर्तन किस प्रकार का होता है, एक बीजाणुवीय पॉलीगोनम प्रकार का परिवर्तन होता है। इस प्रकार परिवर्तित पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश या स्त्रीण युग्मकोद्भिद में 7 कोशिकाएं तथा 8 केंद्रक होते हैं, 7 कोशिकाएं तथा 8 केंद्रक होते हैं। इस प्रकार पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद के अंदर 7 क्या होते हैं, कोशिका 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। 7 कोशिकाओं में जो बीच में जो 2 केंद्रक होते थे वो जो मिलकर एक कोशिका बनाते थे, वो जो कोशिकाएं द्विगुणित होती है, बाकी शेष जो 3 कोशिकाएं बीजांड वाली सिरे पर अंड उपकरण के अंदर होती थी और 3 कोशिकाएं जो प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती थी, एंटीपोडल सेल जो कि निभाग वाले सिरे की तरफ होती थी, ये 6 कोशिकाएं जो होती है वो अगुणित होती हैं। तो परागकणों की सबसे भीतरी परत टेपिटम जो होती है वो पोषण देने का काम करती है। यूवीएस बॉडी जो है वो टेपिटम से बनती है। 100 परागकणों के निर्माण के लिए 25 अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए। आवर्तबीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद जो है वो भ्रूणकोश होता है। पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश के अंदर 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं और एक परागकण के अंदर 2 नर युग्मक उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है परागण, निषेचन और भ्रूणपोष तथा भ्रूण का परिवर्धन। अब यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं परागण के बारे में। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। इस स्वपरागण के अंदर 2 प्रकार होते हैं, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन या ऑटोगेमी, जिसमें उसी पुष्प के अंदर परागकण जो है वो जाएंगे। जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्वयुग्मन कहते हैं। मटर के अंदर सजात पुष्पी का मतलब उसी जाति के पौधे के किसी फूल पर दूसरे फूल पर जाते हैं। परागकण जो है उसी पौधे के ऊपर स्थित किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। आनुवंशिक दृष्टि से स्वपरागण है, लेकिन पारिस्थितिक दृष्टि से वैज्ञानिक इसे जो है की दृष्टि से वैज्ञानिक जो है वो इसे परपरागण मानते हैं। क्या मानते हैं, परपरागण। सजात पुष्पी परागण को परपरागण माना जाता है। किसके अंदर होता है ये, मकड़ी और मक्का और ककड़ी के अंदर, मक्का और ककड़ी के अंदर। फिर स्वयुग्मन के अनुकूल युक्ति कौन सी, उभयलिंगता, यानी उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प हो तो उसमें स्वयुग्मन या स्वपरागण हो सकता है। समकाल परिपक्वता हो, यानी परागकण और वर्तिकाग्र दोनों एक समय पर पक जाए। अनुन्मीलिता, यानी कि पुष्प पूरी तरह से हमेशा के लिए ढके हुए रहे, जैसे कि वायोला और कॉमेलिन के अंदर पुष्प जो होते हैं वो पूरी तरह से ढके हुए होते हैं तो हमेशा उनके अंदर स्वपरागण होता है। फिर परपरागण का मतलब होता है पुष्प के परागकणों का उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है। ये सजात परागण की तरफ भी इसको बोलते हैं, सजात परागण, जीनोगेमी भी बोलते हैं, जीनोगेमी। इसके लिए स्वबंधिता होनी चाहिए।
परागकण और वर्तिकाग्र अलग अलग समय पर मतलब क्या हो, अलग अलग समय पर क्या हो, परिपक्व हो और उसी पुष्प के परागकण उसके वर्तिकाग्र पर जाकर अंकुरित नहीं हो पाए, एक लिंगी हो तो सबसे बेस्ट है। उनमें सदैव हमेशा क्या होगा, परागकण होगा एक लिंगी पुष्पों में, तीन काल पर पक्वता होनी चाहिए, पूर्णता और स्त्री पूर्वता होनी चाहिए, यानी कि कोई एक भाग जो है वो पहले क्या हो जाए, परिपक्व हो जाए। पूर्णता का मतलब पुंकेसर पहले परिवर्तित मतलब परिपक्व हो जाता है, और स्त्री पूर्वता का मतलब वर्तिकाग्र जो है वो पहले परिपक्व हो जाता है। और हर्कोगेमी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर्कोगेमी पर वर्तिकाग्र और परागकोश के मध्य कोई अवरोध बन जाता है, वर्तिकाग्र और परागकोश के मध्य क्या बन जाता है, कोई अवरोध बन जाता है, तो उसे बोलते हैं हर्कोगेमी, जिसमें वर्तिका की जो लंबाई है वो पुंकेसर की तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर उनका मिलान नहीं हो पाता है। पर परागण की कुछ विधियां हैं, हवा के द्वारा परागण हो सकता है, हवा के द्वारा इस प्रकार के जो परागण होते हैं, परागण होते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में उत्पन्न होते हैं घास के अंदर, जैसे जल परागण में जल के द्वारा परागण होता है, जल के द्वारा। अब जितने भी जल में जितने भी पौधे रहते हैं, जरूरी नहीं उनके अंदर जल परागण हो, कुछ पौधे जो जल में रहते हैं लेकिन उनके अंदर जल के द्वारा परागण नहीं होता है, जैसे कि निम्फिया है, इसके अंदर कीट के द्वारा क्या होता है, परागण होता है, निम्फिया के अंदर कीट के द्वारा परागण होता है। पोटामोजिनटोन और मेरियोफिलम, इनके अंदर वायु के द्वारा परागण होता है। जल परागण के दो प्रकार होता है, अधोजल परागण यानी जल की ऊपरी सतह पर परागण, जल के अधोजल का मतलब जल के अंदर की तरफ परागण होना जोस्ट्रा के अंदर, और अधिजल परागण का मतलब जल की ऊपरी सतह पर, जैसे वेलिश एरिया के अंदर परागण होना। इसी तरह से कीट परागण भी होता है, और कीट परागण में सबसे ज़्यादा जो परागण होता है कीटों के में वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है। कीट परागण में सबसे ज़्यादा परागण मधुमक्खियों के द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा भी होता है, चमगादड़ के द्वारा भी परागण होता है। उसके बाद में बात करते हैं असंजननता या अनिशेष्यता, असंजनन या अनिशेष्यता के बारे में बात करते हैं। तो अनिशेष्यता या असंजनन का मतलब होता है बिना निषेचन के बीज उत्पन्न होना। तो निषेचन के बारे में बात करें तो नर और मादा युग्मक का आपस में क्या होना, संलयन होना, निषेचन कहलाता है। स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की खोज की थी लीलियम नामक प्लांट के अंदर। इसमें क्या होता है, परागकणों का अंकुरण और परागनलिका की वृद्धि। परागकण जो है वो वर्तिकाग्र पर आते हैं, वहाँ पर अंकुरित होते हैं, और अंकुरित होते हैं तो उस टाइम अंकुरण के समय जो परागकण होता है, उस परागकण के अंदर जो जनन छिद्र होता है, जो अंतःचोल होती है, जनन छिद्र होता है जहाँ पर स्पोरोपोलिन का आवरण नहीं पाया जाता है, उस जनन छिद्र से परागनली के रूप में निकलकर वर्तिकाग्र में प्रवेश करती हैं। वहाँ पे अंतःचोल जो है वो उसमें से बाहर निकलती है और वर्तिकाग्र के अंदर प्रवेश करती हैं, और एक परागकण के अंदर एक ही परागनली बनती है। ऐसे परागकण को एक नलीय परागकण कहते हैं, और एक से अधिक परागनली उत्पन्न होती है तो उसमें बहुनलीय परागकण कहते हैं, जैसे कि कुकुरबिटेसी और मालवेसी के अंदर होता है, एक से ज़्यादा परागनली इनके अंदर होती हैं। अंतिम रूप में लास्ट में मान लो एक से ज़्यादा परागनली बनती भी है तो केवल एक परागनली क्या होती है, क्रियाशील रहती है। परागनली की लंबाई जो है वर्तिका पर निर्भर करती है। उसके बाद में बात करें परागनलिका की वृद्धि। परागनलिका की जो वृद्धि है वो अधिकतर जो पौधे होते हैं उनकी वर्तिका क्या होती है, बंद या ठोस होती है। तो वर्तिका के केंद्रीय भाग में उपस्थित उत्तक जो होता है वो पेक्टिनेज नामक एंजाइम की क्रिया से नष्ट हो जाता है, जिससे वर्तिका के अंदर एक मार्ग बन जाता है। और कुछ पौधे जैसे कि आइनोथोरा और पिटूनिया, इनके अंदर परागनलिका जो होती है वो वर्तिका के केंद्रीय भाग से की कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय अवकाशों से गुजरती हुई वृद्धि करती है, और परागनलिका सदैव अंडाशय की ओर गति करती है। जो ये दो प्लांट है पिटूनिया और आइनोथोरा, इनके अंदर जो परागनलिका है वो जो अंतर कोशिकीय अवकाश होते हैं उनके अंदर से गुजरती है, कोशिकाओं के बीच में उपस्थित अंतर कोशिकीय अवकाशों से होकर गुजरती है आइनोथोरा और पिटूनिया के अंदर। फिर परागनलिका की जो वृद्धि होती है वो एक दिशा में होती है और रसायनवर्धन होती है। क्या होती है, एक दिशा और रसायनवर्धन। फिर परागनलिका बीजांड के अंदर प्रवेश होना। परागनली जो है वो बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, बीजांड द्वारी प्रवेश, बीजांड द्वार से अगर परागनलिका प्रवेश होता है तो उसे बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। ज़्यादातर प्लांट जो हैं अधिकांश प्लांट पौधों के अंदर परागनली कहाँ से प्रवेश करती है, बीजांड द्वारी सिरे से। कुछ पौधों के अंदर निभागी वाली सिरे से, निभागी पीछे की तरफ से परागनली जो है वो प्रवेश करती है, निभागी सिरे से केजुराइना के अंदर निभागी प्रवेश। कुछ पौधों के अंदर अध्यावरण से होते हुए परागनली जो है वो अंदर प्रवेश करती है, जैसे कुकुरबिटा के अंदर। तो ये तो है बीजांड द्वारी प्रवेश, ये है निभाग यानी पीछे से प्रवेश कर रही है यहाँ पे, और अध्यावरण यानी अध्यावरण के अंदर से होते हुए प्रवेश कर रही है। फिर परागनलिका का भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश होना। परागनली जो है वो भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करती है। वो परागनली जो है भ्रूणकोश के अंदर वो अन्य कोशिका और सहायक कोशिकाओं के बीच में से होते हुए प्रवेश कर सकती है, या भ्रूणकोश की भित्ति और एक सहायक कोशिका के बीच में से होते हुए प्रवेश कर सकती है, या फिर एक सहायक कोशिका को भेदते हुए अंदर प्रवेश कर सकती है। तो ज़्यादातर में क्या होता है, दो सहायक कोशिकाओं में से किसी एक कोशिका जो है वो ये कोशिका वो परागनली में भ्रूणकोश के प्रवेश से पहले क्या हो जाती है, अपभाषित हो जाती है। जो सहायक कोशिका दो सहायक कोशिका थी उनमें से कोई एक सहायक कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है परागनली से प्रवेश से पूर्व, और फिर वहाँ उस जगह से वो परागनली अंदर की ओर प्रवेश करती है, और फिर वो वहाँ पे जाके दो नर युग्मकों को क्या कर देती है, विमुक्त कर देती है, सहायक कोशिका के अंदर विमुक्त कर देती है। फिर दोनों में से एक नर युग्मक जो है वो अन्य कोशिका के साथ सहजता से पहुंच जाता है, और दूसरा नर युग्मक जो है वो अमीब गति के द्वारा द्वितीयक केंद्र तक पहुंचता है। फिर बाद में बात करते हैं द्विनिषेचन। द्विनिषेचन का मतलब होता है भ्रूणकोश में अन्य कोशिका तथा नर युग्मक का संलयन जो है वो युग्मक संलयन या सत्य संलयन कहलाता है, या प्रथम निषेचन कहलाता है, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, तथा दूसरा नर युग्मक जो है वो द्वितीयक केंद्र दो ध्रुवीय केंद्रों के संयोजन से निर्मित द्वितीयक केंद्र के साथ संयोजित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को त्रिक संलयन कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीनों जो केंद्र होते हैं वो n अगुणित होते हैं। तो युग्मक संलयन और त्रिक संलयन की घटना को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहा जाता है। द्विनिषेचन का सर्वप्रथम जो अध्ययन है वो नावशेषण ने किया था लीलियम प्लांट के अंदर। द्विनिषेचन जो है वो आवर्तबीजी पादपों का विशेष लक्षण है, महत्वपूर्ण लक्षण है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो निषेचन है वो आवर्तबीजी जो एंजियोस्पर्म का एक विशेष लक्षण है। एंजियोस्पर्म के अतिरिक्त किसी भी प्लांट के अंदर ये गुण नहीं पाया जाता है। द्वितीयक केंद्र और एक नर युग्मक के संलयन को कभी कभी द्वितीय निषेचन भी कहा जाता है। और त्रिक संलयन जो है हमेशा त्रिक संलयन जो है, जो द्वितीय निषेचन जो है वो युग्मक संलयन से पहले हो जाता है, उसी दौरान होता है, निषेचन के समय होता है इनके अंदर। तो द्विनिषेचन का महत्व एक नर युग्मक अन्य कोशिका के संयोजन से द्विगुणित युग्मनज बनता है, जिससे परिवर्तित होकर भ्रूण का निर्माण होता है, जो परिवर्तित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। जबकि दूसरा जो नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्र से संयोजित होकर त्रिगुणित भ्रूणकोश का केंद्र बनाता है, और भ्रूणकोश का परिवर्तन होता है, जो कि भ्रूण को पोषण देने में हेल्प करता है। भ्रूणकोश में पैतृक और मात्रक दोनों गुणसूत्र होने के कारण संकर प्रदर्शित करता है। भ्रूणकोश के अंदर भ्रूणकोश क्या प्रदर्शित करता है, संकर प्रदर्शित करता है। बीज की जीवन क्षमता के लिए युग्मक संलयन और त्रिक संलयन दोनों ही आवश्यक होते हैं। इससे जीवद्रव्य का पुनर्विन्यास और नवीनीकरण होता है। तो बीज की जीवन क्षमता के लिए युग्मक संलयन और त्रिक संयोजन दोनों ही क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। इससे जीवद्रव्य का पुनर्विन्यास और नवीनीकरण होता है। फिर बात करते हैं भ्रूणकोश। आवर्तबीजी पादपों के अंदर त्रिक संलयन से प्राथमिक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र का निर्माण होता है। इसका निर्माण हमेशा निषेचन के दौरान होता है, परंतु एंजियोस्पर्म के अंदर भ्रूणकोश का निर्माण निषेचन से पूर्व हो जाता है, और यह अगुणित होता है। एंजियोस्पर्म के अंदर भ्रूणकोश कैसा होता है, अगुणित। द्विबीजपत्री के अंदर भ्रूणकोश कैसा होता है, द्विगुणित त्रिगुणित होता है। अब भ्रूणकोश तीन प्रकार का होता है, केंद्र के भ्रूणकोश, कोशिकीय भ्रूणकोश और हेलोबियल भ्रूणकोश। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्र के भ्रूणकोश। केंद्र के भ्रूणकोश में क्या होता है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र में स्वतंत्र केंद्र के विभाजन होता है, स्वतंत्र केंद्र के विभाजन होता है, जिससे कई सारे केंद्रों का निर्माण होता है। और आवर्तबीजी प्लांट के अंदर 56% पौधों के अंदर 56% कुलों के अंदर क्या होता है, केंद्र के भ्रूणकोश पाया जाता है। जो नारियल का जो पानी होता है वो भी किस प्रकार का भ्रूणकोश है, केंद्र के भ्रूणकोश होता है।
उसके बाद में कोशिकीय भ्रूणकोश। कोशिकीय भ्रूणकोश में क्या होता है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र में प्रथम विभाजन होता है और विभाजन होने के बाद बाकी सारे विभाजनों के साथ साथ क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण भी होता है, तो इसे कोशिकीय भ्रूणकोश कहा जाता है। नारियल का जो गुद्देदार भाग होता है वो कौन सा है, कोशिकीय भ्रूणकोश होता है। तीसरा है एलोवियल भ्रूणकोश। ये दोनों प्रकारों के भ्रूणकोशों के बीच का भ्रूणकोश होता है। इसमें क्या होता है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र में प्रथम विभाजन के पश्चात क्या होती है, भित्ति का निर्माण होता है, जिससे एक बड़ी और एक छोटी कोशिका बनती है। प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र में प्रथम विभाजन होता है तथा भित्ति बनती है, जिसमें दो कोशिका बन जाती है, छोटी और एक बड़ी। छोटी कोशिका जो होती है वो उसके अंदर मुक्त विभाजन होता है और कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, और बड़ी कोशिका जो होती है उसके अंदर केंद्र विभाजन होता है और भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो दोनों प्रकार का मिला जुला जो है वो भ्रूणकोश प्राप्त होता है। एक बीजपत्री पौधों के जो एलोवियल जो गण के पादप है उनके अंदर एलोवियल भ्रूणकोश पाया जाता है। अब बात करते हैं भ्रूण परिवर्तन के बारे में। भ्रूण परिवर्तन का जो अध्ययन है वो हेनस्टीन ने किया था। सबसे पहले हेनस्टीन ने किया था। निषेचन के समय भ्रूणकोश में एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। निषेचन के समय जो भ्रूणकोश का नर युग्मक है वो अंड कोशिका से संयोजित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मनज में प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ होता है, जिससे एक शीर्षस्थ कोशिका और एक आधारी कोशिका बनती है। शीर्षस्थ कोशिका जो है वो निभाग की ओर तथा आधारी कोशिका बीजांड की ओर स्थित होती है। शीर्षस्थ कोशिका निभाग की ओर तथा आधारी कोशिका बीजांड की ओर स्थित होती है। शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य तथा आधारी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन तथा आधारी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, और इन्हीं विभाजनों के कारण कई सारी कोशिकाएं बनती हैं। कोशिकाएं बनती हैं। डर्मेटोजन जो है त्वचा कोशिका जो है वो अनेक अपनत विभाजनों के द्वारा एपिडर्मिस बनाती है। डर्मेटोजन जो कोशिकाएं होती हैं वो अपनत विभाजन के द्वारा बाह्य त्वचा एपिडर्मिस का निर्माण करती हैं तथा आंतरिक कोशिकाओं से बीजपत्र के भरण विभाज्योतक और प्रोकैम्बियम सिस्टम का निर्माण होता है। फिर जो भ्रूण होता है उस भ्रूण में प्रांकुर की स्थिति शीर्षस्थ बीजपत्रों की पार्श्वीय होती है। भ्रूण में प्रांकुर की स्थिति शीर्षस्थ होती है तथा बीजपत्रों की स्थिति पार्श्वीय होती है, परंतु एक बीजपत्री पौधों के अंदर प्रांकुर जो है वो पार्श्वीय होता है। परिपक्व भ्रूण में दो बीजपत्र और भ्रूणीय अक्ष होता है। परिपक्व भ्रूण के अंदर दो बीजपत्र और भ्रूणीय अक्ष होता है। भ्रूणीय अक्ष का बीजपत्र के स्तर से ऊपरी भाग, भ्रूणीय अक्ष के बीजपत्रों के स्तर से ऊपरी भाग को बीजपत्रोपरि कहते हैं तथा नीचे वाले भाग को बीजपत्राधार कहा जाता है। बात करते हैं बीज का परिवर्तन। बीज के परिवर्तन के अंदर बात करें तो बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है। बीजांड से बीज बनता है। बीजांड में उपस्थित दोनों अध्यावरण से बीजावरण बनता है। बीजांड में उपस्थित दोनों अध्यावरणों से बीजावरण बनता है। बाह्य आवरण को आप लोग टेस्टा कहते हैं और आंतरिक आवरण को टेगमेन कहा जाता है। और बीजांड वृंत जो है वो बीज वृंत में बदल जाता है। बीजांड काय जो होता है वो प्राय भ्रूणपोष के समय उपयोग में आ जाती है। बीजांड काय जो है वो भ्रूणपोष के समय भ्रूण के परिवर्तन के समय उपयोग में आ जाता है, परंतु कुछ पौधों में जैसे काली मिर्च के अंदर भ्रूण के उसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली दिखाई देती है जिसे परिभ्रूणकोश कहा जाता है। तो परिभ्रूणकोश किसमें पाया जाता है, काली मिर्च के अंदर। भ्रूणकोश के चारों तरफ पाई जाने वाली पतली झिल्ली को क्या बोलते हैं, परिभ्रूणकोश कहते हैं। कुछ पौधों के बीजों के चारों तरफ एक मासल आवरण पाया जाता है जिसे एरिल कहते हैं। लीची का जो खाने वाला भाग है वो एरिल होता है, मासल भाग बीज के चारों तरफ। यूफोरबेसी के अंदर क्या होता है, बीजांड द्वार वाले छोर पर सफेद रंग की संरचना पाई जाती है जिसे कैरंकल कहते हैं। यूफोरबेसी के अंदर बीजांड द्वार वाले छोर पर क्या पाई जाती है, सफेद रंग की संरचना पाई जाती है जिसे कैरंकल कहते हैं। अरंडी के बीज के अंदर क्या पाए जाते हैं, कैरंकल पाए जाते हैं यूफोरबेसी के अंदर। अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में बीजांड द्वारी सिरे पर एक प्लगनुमा संरचना पाई जाती है जिसे ऑपरकुलम कहते हैं। तो एक बीजपत्री पौधों के अंदर बीजांड द्वारी सिरे पर प्लगनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, ऑपरकुलम कहते हैं। भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं भ्रूणपोषी बीज, भ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनस बीज। जो भ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनस बीज जो भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग कर लेते हैं। भ्रूण परिवर्तन के दौरान भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग कर लिया जाता है। जो बीज भ्रूणपोष का पूरी तरह से उपयोग कर लेते हैं, उसमें भ्रूणपोष शेष नहीं रहता है, उन पौधों को क्या बोलते हैं, गैर एल्बुमिनस बीज या अभ्रूणपोषी बीज। जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है, बिल्कुल भी सब खत्म कर लेते हैं, सब उपयोग में ले लिया जाता है। अधिकांश एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं, मटर है, मूंगफली है, चना है, इनके अंदर बीजपत्र उपस्थित नहीं होता है, पूरी तरह से उपयोग कर लिया जाता है। जबकि दूसरे होते हैं भ्रूणपोषी जिनके अंदर भ्रूणपोष पाया जाता है, शेष रहता है, भ्रूणपोष शेष बचा रहता है। तो जैसे एक बीजपत्री पौधे मक्का, बाजरा, अरंड, इनके अंदर भ्रूणपोष उपस्थित होता है। फिर बीजांड वृंत जो है वो बीज वृंत में बदल जाता है। नाभिका में कोई चेंजेस नहीं होता है। बीजांड काय जो है वो अपाशित हो जाती है, परिभ्रूणपोष में बदल जाती है। अध्यावरण जो है वो टेस्टा और टेगमन में चेंज हो जाता है। भ्रूणपोष जो है वो या तो उपस्थित होता है या फिर उपयोग कर लिया जाता है। शायद कोशिकाएं और प्रतिवेशक कोशिकाएं जो होती है वो अपाशित हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। अंड कोशिका भ्रूण में बदल जाती है और द्वितीय केंद्र जो है वो भ्रूणपोष के अंदर बदल जाता है। फिर फल का विकास। अगर फल अंडाशय से निर्मित हो रहा है तो वास्तविक फल कहलाता है, जैसे सेब के अंदर होता है। और जब अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से, जैसे पुष्प, अगर फल के निर्माण में बाह्य दल, पुष्पासन आदि वगैरह भी भाग ले रहे हैं तो उस प्रकार के फल को आवासी फल कहते हैं। आवासीय फल कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, अंडा से बिना निषेचन के ही फल में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे फल को अनिषेक फलन कहते हैं, बिना निषेचन के फल का निर्माण होना, जैसे केला और अंगूर के अंदर होता है। आजकल क्या होता है, ऑक्सीन और जिबेरेलिन को छिड़क कर आप क्या कर सकते हो, अनिषेक फलन को प्रेरित कर सकते हो, ऑक्सीन और जिबेरेलिन का छिड़काव करके। उसके बाद में चौथा चैप्टर बात करते हैं पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ। पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ, यहाँ पे पादप जनन की जो विशिष्ट विधियाँ हैं उसमें पहला है असंग जनन। कौन सा है, असंग जनन। असंग जनन का मतलब बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना। बिना निषेचन के क्या निर्माण होना, बीज का निर्माण होना, उसे बोलते हैं अनिषेक जनन कहा जाता है। जिसमें पहला आता है बीजाणु उद्भिद असंग जनन। बीजाणु उद्भिद असंग जनन जिसे अपस्थानिक भ्रूणता भी कहा जाता है। बीजाणु उद्भिद जो होते हैं वो द्विगुणित होती है। बीजाणु उद्भिद अवस्था क्या होती है, द्विगुणित अवस्था, यानी जो असंग जनन है जिसमें भ्रूण का जो निर्माण है वो बीजांड का या अध्यावरण आदि किसी द्विगुणित कोशिका से होता है। बीज भ्रूण का जो निर्माण है वो बीजांड का अध्यावरण या कोई भी जो द्विगुणित कोशिका होती है उस कोशिका से, बीजांड के अंदर पाई जाने वाली द्विगुणित कोशिका से अगर भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे क्या कहा जाता है, बीजाणु उद्भिद असंग जनन या अपस्थानिक भ्रूणता कहा जाता है। दूसरा होता है युग्मकोद्भिद असंग जनन। युग्मकोद्भिद असंग जनन में भ्रूण का जो निर्माण है वो बीजांड की किसी अगुणित कोशिका से होता है, अगुणित भ्रूणपोष की किसी कोशिका से होता है तो उसे युग्मकोद्भिद असंग जनन कहते हैं। अगर भ्रूण का निर्माण अंड कोशिका से होता है, अंड कोशिका से होता है तो उसे अनिषेक जनन कहा जाता है, अनिषेक जनन कहा जाता है। और भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश की किसी अन्य अगुणित कोशिका जैसे कि साय कोशिका या प्रतिव्यासांत कोशिका से होता है तो उसे अपयुग्मन कहा जाता है। तो अनिषेक जनन में अंड कोशिका से होता है, बिना निषेचन के अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है, तथा अगर किसी अन्य अगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे अपयुग्मन कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता यानी बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता। बीज का निर्माण बीजांड से किसी ट्यूबेन कोशिका से होता है या बिना निषेचन के होता है तो उसे अनिषेक बीजता कहा जाता है। फिर है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या होता है, सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या होता है,
कैलस और प्रोरोग का निर्माण होता है और सूक्ष्म प्रवर्तन के अंदर कम समय में कम स्थान पर बहुत सीमित स्थान पर असंख्य मात्रा में पादप क्या कर सकते हैं, आप विकसित कर सकते हैं। फिर है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता में एक बीज में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, इसे बोलते हैं बहुभ्रूणता। सबसे पहले संतरे के अंदर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बहुभ्रूणता के बारे में पता लगाया था। ल्यूवेनहॉक ने बहुभ्रूणता के बारे में पता लगाया था। जिम्नोस्पर्म जो है अनावर्त बीजी जो प्लांट है उनके अंदर बहुभ्रूणता एक सामान्य लक्षण है। बहुभ्रूणता का सामान्य लक्षण किसके अंदर पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर। आवर्त बीजी पादपों के अंदर कुछ वंश जैसे नींबू है उनके अंदर, नींबू है, तंबाकू है, जामुन है, इनके अंदर पाई जाती है। अधिकांश पादपों में बहुभ्रूणता की स्थिति में एक स्वच्छ बीज में एक ही भ्रूण परिपक्व हो पाता है। एक स्वच्छ बीज के अंदर एक ही भ्रूण परिपक्व हो पाता है, बाकी सबके अंदर बाकी सारे भ्रूण जो है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वेंडा नाम का एक पादप है, वेंडा नाम का एक अधिपादप है जिसके अंदर बीज अंकुरण के समय एक से अधिक संख्या में परिपक्व भ्रूण पाए जाते हैं। अब बात करते हैं विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता का मतलब युग्मनज में विदलन होने से एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है। विदलन का मतलब है युग्मनज जो है, युग्मनज में क्या होता है, विदलन होता है जिससे बीज में एक से अधिक भ्रूण का विकास होता है, तो उसे विदलन बहुभ्रूणता कहा जाता है। दूसरी है अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य भ्रूण कोश की कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण होना। अंड कोशिका के अलावा किसी अन्य से भ्रूण अन्य कोशिका से क्या होना, भ्रूण का निर्माण होना। तीसरा हो सकता है कि बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का विकास, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का विकास होना। केजुराइना के अंदर क्या होता है, एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश विकसित हो जाते हैं। एक ही बीजांड में क्या हो जाता है, एक से अधिक भ्रूण कोश विकसित हो जाते हैं और प्रत्येक भ्रूण कोश में उपस्थित अंड कोशिका निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण करती है और इस प्रकार एक बीज में एक से अधिक भ्रूण क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। केजुराइना के अंदर बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश बन जाते हैं। कभी कभी बीजांड में क्या होता है, बीजांड का और अध्यावरण की कोशिका सक्रिय होकर भ्रूण का निर्माण करती है, इसे अपस्थानिक भ्रूणता बहुभ्रूणता कहते हैं। तो इसी के साथ ये जो टॉपिक है वो खत्म होता है। इसमें जो एमसीक्यू एक बार देख लेते हैं। बिना निषेचन के भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बिना निषेचन के भ्रूण का विकास होना असंजनन कहलाता है। क्या कहलाता है, असंजनन। अंडे से बिना निषेचन भ्रूण का निर्माण, अंडे से, तो इसे बोलते हैं अगुणित अनिषेचन कहते हैं, अगुणित अनिषेचन कहते हैं। एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश विकसित होते हैं, केजुराइना के अंदर एक बीजांड से एक से अधिक भ्रूण कोश विकसित होते हैं। बहुभ्रूणता सामान्य जो लक्षण है वो जिम्नोस्पर्म का है, अनावर्त बीजियों का है। परिवर्तनशील भ्रूण या युग्मनज में विभाजन से उत्पन्न बहुभ्रूणता को क्या बोलते हैं, युग्मनज के अंदर विदलन होता है, विदलन से विदलन बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। थैंक यू।